हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इन आउट स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस वेल्डिंग, जो कि MPITI TO भेल DRDO इसरो ALP हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अपन लोग देखते हैं इसके लिए किसकी किसकी ज़रूरत होती है। एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड रहता है ये फिक्स रहता है, ऊपर वाला मूव करता है। मूव कैसे करता है? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे साइड पे, ठीक है ना। 2 प्लेटों के बीच हम लोग इसमें लैप ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। हालांकि और भी बट ज्वाइंट भी करते हैं, पर अभी इस फिगर के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ से हीट देते हैं, ये हीट ऐसे आई, इस इलेक्ट्रोड में आई, इस इलेक्ट्रोड से पहले वाले मेटल में गई, और पहले मेटल और दूसरे मेटल के बीच में एयर का स्पेस रहता है, मतलब गैप रहता है जिसमें हवा रहती है। और हवा जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे बहुत रेसिस्टेंस जो होता है वहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बहुत हीट उत्पन्न होती है। ठीक है। जब हीट के कारण दोनों ऊपर और नीचे दोनों धातु क्या होते हैं, प्लास्टिक अवस्था में आ जाती है। प्लास्टिक अवस्था वो अवस्था होती है कि वो पूरी तरह से गले भी ना और सॉलिड भी ना रहे, ठीक है, बीच का। फिर ऊपर से प्रेशर दबा लगा देते हैं, ये वाले इलेक्ट्रोड से प्रेशर दबा देते हैं हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा, और टाइटली उसको जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी वेल्डिंग हो जाती है। तो इसमें हमको हीट की जरूरत होती है। हीट के बाद उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है और कुछ देर तक दबा के रखना पड़ता है, कुछ समय तक, ठीक है। यह प्लास्टिक की स्थिति में होती है, इसमें फ्यूजन नहीं होता। व्हाट इज रेसिस्टेंस वेल्डिंग? वेल्डिंग की परिभाषा में आपको बताया, एक प्रेशर वेल्डिंग है, इसमें प्रेशर लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन नहीं होता है। इसको प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करके उसके बाद उसको प्रेशर देकर जोड़ दिया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती। दबाव सहित वेल्डिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम है, देखो ये इसका डायग्राम है, जिसमें ऊपर एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है। ऊपर से एक इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा, नीचे से लगाया जाएगा, और हीट जाएगी ये बीच, ये जो ये वाली जगह है, यहाँ पे क्या होता है, और बोलते हो रेसिस्टेंस के कारण हीट उत्पन्न होती है, तो ये प्लास्टिक स्टेट में बदल जाता है। फिर ऊपर से हम लोग दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। जितने भी वेल्डिंग्स पढ़ेंगे इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। याद रखना, जो हम लोग जो करंट भेजने पे जो वहाँ पे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, उसका ये फार्मूला है H=I²RT। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि जो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग में जो हीट उत्पन्न होती है उसका फार्मूला क्या आता है। आप इसको याद रखिएगा, H=I²RT। इसमें क्वेश्चन भी दे देता है आपको, आई दे देगा, रेसिस्टेंस दे देगा, टाइम दे देगा। टाइम मिनट में देगा, आप उसको सेकंड में चेंज करके उसका आंसर निकाल लीजिएगा। और हाँ, जब आप आंसर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, जूल में। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलो जूल में, या फिर क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा आपसे क्या पूछा है, ठीक है ना। प्रतिरोध बिल्डिंग दौरान हाँ ये आप पढ़ लीजिएगा, ऊष्मा जो होता है, हीट होता है, I² के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये समझिए, आपके लिए ये क्लास जो है ये एक रामबाण है। आपका अभी लेटेस्ट में MPITO का ITI-TO का एग्जाम है, फिर LP का होगा, DRDO का, इसरो का, ये सब आते रहते हैं। उसमें इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। रेसिस्टेंस बिल्डिंग में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से ही आएंगे, चाहे वो सिंपल आए या हार्ड आए। इसलिए इसको ऐसे मत सोचिए कि 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है तो ऐसे ही होगा। इसमें हर चीज़ को बड़ा मैनेज करके रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो इसमें ट्रांसफार्मर यूज होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुंडलियाँ होती हैं, पहले वाले में, सेकंड में कम होती है। यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है, यहाँ वोल्टेज कम होता है, यहाँ धारा कम होती है। अब कुल मिला के इसका काम क्या होता है, वोल्टेज कम करना और करंट को ज़्यादा करना, वोल्टेज कम करना, करंट ज़्यादा करना। तो किसी भी वेल्डिंग में हमको कम वोल्टेज और ज़्यादा करंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो कोई भी वेल्डिंग में पूछे कि कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें कितना वोल्ट की जरूरत होती है। तो 6 से 10 वोल्ट कम की जरूरत होती है। धारा कितना है, 6000 तक की जरूरत होती है। अब देखो, एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस बिल्डिंग में पावर फैक्टर कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है, 0.3 से 0.5। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। और ये भी पूछा जाता है कौन सी सप्लाई यूज होती है, तो AC सप्लाई। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड के बारे में देखिए। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर का बना होता है। कॉपर का क्यों बना होता है, क्योंकि हमको उससे इलेक्ट्रिसिटी गुजारनी है, और कॉपर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोड बनता है उसमें एक छोटा सा होल होता है, जहां से जैसे ज़्यादा अगर मेटल्स गर्म हो गई तो वहां से पानी भेजा जाता है ताकि थोड़ा सा ठंडी हो जाए। इसी को वाटर कूल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर कूल सिस्टम, कूलिंग चैनल, ठीक है ना। अब देखिए, सामग्री इसमें कॉपर तथा कॉपर अप्लाई का जो होता है मटेरियल होता है इसका, किसका, इलेक्ट्रोड का। ये हाई कंडक्टिविटी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाई हार्डनेस होता है, इसलिए इसका यूज होता है। कूलिंग फैक्टर कैसा होता है, ठंडा करने के लिए वाटर का यूज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेसिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें किस तरह, पानी से बुझाया जाता है, हवा से किया जाता है, या फिर और कोई मेथड, तो उसका आंसर होगा वाटर कूलिंग। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रेसिस्टेंस वेल्डिंग के
मेन टाइप ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग। तो देखो ये मेन टाइप है, डायरेक्ट आपसे टाइप पूछ लेगा इनमें से कौन सी रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से देखिए, ये हमारा क्या दिख रहा है, स्पॉट वेल्डिंग। ये हमेशा स्पॉट वेल्डिंग हमेशा लैप जॉइंट में की जाती है, लैप जॉइंट में, ठीक है ना, एक बिंदु पर जोड़ना। ये ऊपर इलेक्ट्रोड, आपको यही वाला डायग्राम मैं स्टार्ट में समझा चुका हूँ। ये हमारा होता है सीम वेल्डिंग। अच्छा, सीम वेल्डिंग की जरूरत क्यों हुई भाई, जब रेसिस्टेंस वेल्डिंग हम लोग स्पॉट कर ही रहे थे तो सीम की जरूरत क्या पड़ी। क्या था इसमें, स्पॉट वेल्डिंग में जो लीकेज था, क्या था, लीकेज होता था। लेकिन सीम वेल्डिंग, इस लीकेज को हटाने के लिए हम लोग सीम वेल्डिंग करना शुरू किए कि लीक ना हो। इसलिए हमेशा याद रखना, जो सीम वेल्डिंग है उससे वाटर टैंक वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ कि लीक ना हो, चाहे ना हवा लीक हो ना पानी लीक हो, ठीक है ना। एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अच्छा सुनिए, अब भैया देखो, अब ये हो गया भाई, अब लीक भी नहीं हो रहा, अब हमको प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि देखो जब ऊपर से प्रेशर लगाते थे इन इलेक्ट्रोड के द्वारा या फिर इन रोलर के द्वारा, तो क्या होता था, जो इनकी सतह थी वो थोड़ा दब जाती थी, खराब हो जाती थी, ठीक है ना। उससे बचने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग किए, क्या यूज किए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता था, सिंपल प्लेटों में हम लोग ऐसे 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 खांचा बना देते थे, ऐसे समझ लो, ठीक है। और नीचे ये, अब जब हम लोग इसमें से करते थे तो ये खांचे पिघल के इन दोनों के बीच ऐसे ज्वाइंट कर लेते थे, ठीक है, इन पे ऐसे ज्वाइंट कर लेते थे, ठीक है। तो इस तरह, इसलिए मतलब मेन याद रखिएगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक रेसिस्टेंस वेल्डिंग है। और इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि सतह में वो ना आए, क्या कहते हैं, निशान वगैरह ना आए। चलिए अब एक और वेल्डिंग देखते हैं, बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग, ये है बट वेल्डिंग, हमको पता है किनारे किनारे जोड़ते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी रहती है। इसमें यहाँ से करें, इसमें यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं और यहाँ से बीच में वही सेम प्रोसेस होती है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं फैक्ट में, जो हमारे एग्जाम में आता है, ये भी पूछा जाता है पर डायरेक्ट नाम, ज़्यादा डिटेल अंदर नहीं जाते। स्पॉट वेल्डिंग देखिए, अब हम लोग एक एक करके सभी वेल्डिंग्स को समझेंगे, जो भी शॉर्ट में समझे। तो सबसे पहले जो होता है हमारा स्पॉट वेल्डिंग, कौन सी वेल्डिंग होती है, स्पॉट वेल्डिंग। चलो प्रोसेस देखते हैं, इसमें क्या होता है, तांबे के दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और उनको वहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रहता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रहता है। इसमें क्या होता है, तांबे के 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं कॉपर के, और यहाँ से और यहाँ से हीट उट निकलने के बाद दबाते हैं तो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। अब समझिए कि ये जो होता है इसको बोलते हैं वेल्ड नगेट, और ये दबाव होता है, जो ऊपर से दबाव देने के कारण सतह जो दब जाती है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम किस वेल्डिंग में आती है, आपको याद रखना है, ठीक है। जुड़ने वाली सतह पर पिघली हुई धातु का छेद बनता है, उसे नगेट कहते हैं, ये भी रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसका यूज कहाँ होता है, कार, ट्रक, एरोप्लेन, इन सब की बॉडी बनाने में कहाँ यूज होता है, ये देखिए आपके सामने ये पूरा लिखा है, अच्छे से उसको पढ़िए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेक्निकल रूल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि 2 स्पॉट वेल्डिंग के बीच 3D का हमको जो है टिप व्यास का 3D डिस्टेंस मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या होता है, O, 0, ठीक है ना, O या 0 बोलो। ये क्या होता है, टाइट वाटर प्रूफ नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है 4 नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एयर टाइट या वाटर प्रूफ नहीं है, तो कौन सा नहीं होता, स्पॉट। जो ये इसमें निगेट बनता है, जो निगेट बनता है स्पॉट वेल्डिंग में, उसका टेम्परेचर 900 से 1200 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास अभी सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा के आपको समझाता, पर अभी उतनी सुविधा ना होने के कारण जैसा है वैसे ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। होपफुली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए। चलिए, ये सीम वेल्डिंग का हम लोग क्यों यूज़ करते थे, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के। सीम वेल्डिंग में हम लोग रोलर्स टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि सीम वेल्डिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो रोलर टाइप का यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड में रोलिंग, ठीक है ना। और इस ये जो वेल्डिंग करता है वो एयर टाइट होता है, एयर टाइट मतलब लीक प्रूफ, उससे ना पानी निकल पाएगा ना वाटर, ठीक है। इससे क्या यूज़ होता है, पेट्रोल टैंक, कोई भी टैंक होगा, पेट्रोल टैंक होगा, वाटर टैंक होगा, ये सब इसी से बनाते हैं, पाइप वगैरह, ठीक है ना। ये सीम वेल्डिंग का डायग्राम है, आप देख लीजिएगा, रोटेटिंग व्हील्स होते हैं, और ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी मैं आपको बताया था। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये बनाए हुए हैं, अब इनको जब पास मिलाएंगे तो देखो ये आपस में ऐसे गल के जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। जॉब पर उभार बनाए जाते हैं, वही बताया। सपाट इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, सपाट है, ये देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये और ये ऊपर वाला मूवेबल होगा, नीचे वाला फिक्स रहेगा, ठीक है। एक साथ कई वेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन, याद रखिएगा रेसिस्टेंस वेल्डिंग का यूज मास प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बट वेल्डिंग।
बट वेल्डिंग में क्या होता है हमको पता है, किनारों को जोड़ा जाता है। तो ये देखिए फ्लैश बट वेल्डिंग का डायग्राम है। फ्लैश बट मतलब यहाँ पे आर्क आती है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं इन दोनों जगह से, बीच में एयर रहती है, उसकी वजह से आर्क होती है, दोनों प्लास्टिक स्टेट में आते हैं, फिर दोनों में प्रेशर डाल के यहाँ पे इनको जोड़ दिया जाता है। रेसिस्टेंस बट वेल्डिंग सेम दोनों को कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें थोड़ी सी अपसेट इसको क्यों बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उभार आ जाता है प्रेशर के कारण, ठीक है। इसका कहाँ यूज होता है, पाइप, बार, रॉड, इन सबको जोड़ने में। गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले का देखो दबाव, ज़्यादा दबाव देते हैं जब मतलब उसको दबाव ज़्यादा देंगे तो गड़बड़ है, कम देंगे तो गलत है। तो उसको एक फिक्स दबाव देना चाहिए। सतह साफ और ऑक्साइड रहित होना चाहिए, उसको साफ सुथरा कर देना चाहिए, क्योंकि ऑक्साइड गंदगी रहेगी तो फिर प्रॉब्लम देगा। थिकनेस 0.25 से 3 mm के बीच में होना चाहिए सीम वेल्डिंग में, सब में नहीं बात कर रहा, सीम वेल्डिंग में। चलिए देखो गंदी सदी से क्या होगा, अनियंत्रित प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, उससे नुकसान होगा। पदार्थों की सुगमता, चलिए इजी, आसान किसकी है, इसमें हम लोग की वेल्डिंग करना आसान होती है, किसका, हाई रेसिस्टेंस क्रिएट हीट इजली, हाई रेसिस्टेंस। चलो लो कार्बन स्टील की हम लोग अच्छे से वेल्डिंग कर लेते हैं, माइल्ड स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, इन सब की अच्छे से वेल्डिंग होती है। किसकी वेल्डिंग करना कठिन होती है इसमें, तो वो कठिन होती है आपकी कॉपर की और सिल्वर की। और किसकी वेल्डिंग हम नहीं कर सकते, जिससे हीट जाके हीट ही नहीं जा पाए, सॉरी हीट बोल दो, जिससे करंट फ्लो ना हो, जैसे डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युतिक, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग के स्ट्रेंथ जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो याद रखना सीआर टेस्ट सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। उसके बाद टीआर टेस्ट भी याद कर सकते हो, पर मोस्टली सीआर टेस्ट तो याद ही रखना, ठीक है। क्या होता है इसके, वीक नगेट अच्छे से नहीं बनता, स्पैटर, डीप पेनिट्रेशन, ये सब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसके जो हम लोग मेन एग्जाम के हिसाब से देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब 10 क्वेश्चन है, 10 एग्जाम में जाओगे तो 7 बार यही आएंगे। ट्रांसफार्मर कौन से होता है, स्टेप डाउन, वोल्टेज कितना यूज होता है 6 से 10, करंट कितना यूज होता है इसमें 3000 से 6000, पावर फैक्टर 0.3 से 0.5, नगेट का टेम्परेचर कितना होता है 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रोड कॉपर एलॉय का यूज़ किया जाता है। थैंक यू। आपके हर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और हाँ सॉरी, एक चीज़ बोलना था, मेरी क्लास हेल्पफुल उन्हीं के लिए होगी जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े होंगे। बस इस क्लास का एक बेनिफिट है कि आपको पूरा कंटेंट कम से कम समय पे एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छा होगा। क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है और सुविधाएं नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से डिटेल से जिस तरह मैं चाहता हूँ पढ़ाना उस तरीके से पढ़ा नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए और प्लीज़ ऐसे ही काम करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो शायद आगे बोर्ड में भी पढ़ाऊँ। चलिए थैंक यू।